मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा कर रहूंगा। उसी वक्त, ठीक उसी वक्त 2 पुलिस वाले कमरे में आए। उनमें से एक ने कहा, मायरा जोशी, मिस्टर सिंह ने आपके खिलाफ प्रोस्टिट्यूशन की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपने पैसे लेने के बाद उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या? आदित्य ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी, पर अब वो खुद उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने मायरा के हाथ में हथकड़ी लगाई और उसे ले जाने लगे। मायरा काफी ज्यादा हड़बड़ा गई। नो, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, प्लीज बिलीव मी, मुझे जाने दीजिए, ये सब झूठ है। सारी प्रोस्टिट्यूट्स ये कहती हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। दूसरे पुलिस वाले ने मायरा का मजाक उड़ाते हुए कहा। जब पुलिस मायरा को ले जा रही थी, तब उसने दामिनी से कहा, मॉम, सच में कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज। लेकिन दामिनी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पुलिस से कहा, सर, आप इसे अच्छा सबक सिखाना। अगर जरूरत पड़े ना तो आप इसे मार भी सकते हो। एक पल के लिए मायरा की धड़कनें थम सी गई। उसने आदित्य को गुस्सा दिलाया था और इसका ये मतलब था कि अब वो अपनी माँ के किसी काम की नहीं रही। मायरा ने एक शब्द नहीं कहा और अपना मुंह बंद कर लिया। पुलिस मायरा को पुलिस स्टेशन ले आई। इंटेरोगेशन रूम में पुलिस की खूब कोशिशों के बाद भी मायरा ने ये बात नहीं मानी कि वो प्रोस्टिट्यूशन में थी। वो हर बात के लिए इनकार करती रही। दोनों पुलिस वाले इंटेरोगेशन रूम से बाहर आए। अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर आदित्य ने हमें पैसे दिए, लेकिन वो लड़की अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा है। उसकी माँ ने भी हमसे कहा था ना कि हम उसे मार सकते हैं। ऐसी लड़की की कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, वापस चलते हैं और इसे अच्छा सबक सिखाते हैं। दोनों पुलिस वाले इंटेरोगेशन रूम में आए। उनमें से एक के हाथ में हंटर था और उसने मायरा को बहुत जोर से मारना शुरू कर दिया। मायरा जब छोटी थी तब वो अक्सर मार खाती थी। जब अनिका और अजय रोते थे तब दामिनी मायरा पर ही अपना गुस्सा निकालती थी। हंटर की मार से मायरा को बहुत दर्द हो रहा था और वो जमीन पर सो गई। उसे बस दोनों पुलिस वालों की हंसी सुनाई दे रही थी। रुक जाओ। हंटर से बहुत मार खाने के बाद मायरा ने पुलिस वालों को कहा। वो जानती थी कि स्टेटमेंट पर साइन करवाने के लिए पुलिस उसे मार रही है। वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकती। मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, लेकिन मुझे पहले एक फोन कॉल करना है, दर्द से कराहते हुए मायरा ने कहा। दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि मायरा कुछ भी नहीं कर सकती और उसकी बात मान ली। उन्होंने मायरा को उसका फोन दे दिया। मायरा जानती थी कि सिर्फ ईशान ही उसकी मदद कर सकता है। मायरा ने ईशान की कंपनी में कॉल किया क्योंकि उसके पास ईशान के पर्सनल नंबर नहीं थे। हेलो, दिस इज सम्राट ग्रुप, रिसेप्शनिस्ट ने प्यारी सी आवाज में कहा। मुझे मिस्टर ईशान से बात करनी है। मायरा ने गहरी सांस ली। वो नहीं जानती थी कि ईशान उसका फोन उठाएगा या वो उसके लिए यहाँ आएगा या नहीं। सॉरी सर, तो अभी कंपनी में नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। प्लीज मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मायरा ने दर्द भरी आवाज में कहा। नो, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। जब सर यहाँ आएंगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे, रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल तरीके से कहा। ये सुनकर मायरा बहुत निराश फील करने लगी। क्या उसे बेगुनाह रहने के लिए अभी और मार सहन करनी पड़ेगी? मायरा ने रिसेप्शनिस्ट को अपना नंबर दिया और कहा, मेरा नाम मायरा है, प्लीज मिस्टर ईशान से कहना कि मुझे उन्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। ऑलराइट, मैं कह दूंगी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मिस मायरा, आपको कुछ और कहना है? नहीं, थैंक यू। मायरा को अब किसी से भी उम्मीद नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ज्यादातर कॉल्स के बारे में अपनी बॉस को नहीं बताती है। मायरा ने अपना फोन नीचे रखा और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। पुलिस उसके सामने एक स्टेटमेंट लेकर आई और कहा, इस पर साइन करो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबको अपना मुंह दिखाएगी। उसे पहली बार किसी ने प्रोस्टिट्यूशन के केस में फंसाया था। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी दूसरा पुलिस वाला मायरा के बाल खींचते हुए गुस्से में बोला, साइन करो इसे। जब मायरा ने साइन करने के लिए पेन उठाया, तभी उसका फोन रिंग करने लगा।
मायरा ने जल्दी से कॉल पिक किया। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। फोन पर उसने एक अनजानी सी आवाज सुनी। हेलो मिस मायरा, क्या आप घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहती हैं? फोन की रिंग से मायरा के दिल में जो उम्मीद जागी थी वो एक पल में ही निराशा में बदल गई। अब किसी से भी उम्मीद रखने की मायरा की हिम्मत नहीं हुई। वो खुद को और निराश नहीं करना चाहती थी। मायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ ही पलों में वो किसी भूचाल से गुजरी हो। ईशान के वापस कॉल करने की उम्मीद वो कैसे कर सकती है? मायरा मन ही मन खुद पर हंसने लगी। तुमने अभी तक साइन नहीं किए। पुलिस वाले ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा। उसे देखकर लग रहा था कि वो बिना साइन करवाए आज यहाँ से जाने वाला नहीं था। मायरा अच्छे से जानती थी कि साइन करने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मायरा ने कहा। उसके होंठ सूख गए थे। ये साइन करने में टॉल मटोल कर रही है, दूसरे पुलिस वाले ने गुस्से में कहा। पहला पुलिस वाला उसके लिए एक पानी का ग्लास लेने बाहर गया और कहा, अरे पीने दे पानी, हमसे बचकर नहीं जा सकती। मायरा ने जोर से पानी का ग्लास पकड़ा और पानी पीने लगी। अचानक मायरा ने धीरे से कहा, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे बस सच सुनना है। क्या मुझे प्रोस्टिट्यूशन में फंसाने के लिए आदित्य भी तुम्हारे साथ है? तो क्या? हाँ? अब तक वो पुलिस वाला पेशेंस खो चुका था। जल्दी से साइन करो, हमें अभी नाश्ता भी करना है। मायरा ने पेन उठाया और कहा, ठीक है, मैं साइन कर रही हूँ। मायरा के साइन करने के बाद दूसरे पुलिस वाले ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम अब भी हमारी हिरासत में हो और तुम्हें फैसले का इंतजार करना होगा। मायरा ने कुछ नहीं कहा। उसी समय मायरा का फोन फिर से बजा। मायरा ने फोन की तरफ देखा। फोन की स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था। उसने वो फोन नहीं उठाया। दोनों पुलिस वाले इंटरोगेशन रूम से बाहर आए और आदित्य को बताया, मिस्टर सिंह, आपका काम हो गया। मायरा को एक बार फिर उसी नंबर से कॉल आया। इस बार उसने फोन उठा लिया। मिस मायरा, ये ईशान था। वो जानी पहचानी आवाज कल की ही तरह अट्रैक्टिव थी और वो मायरा के कानों में गूंजने लगी। ईशान की आवाज सुनकर मायरा की पूरी बॉडी कांपने लगी। ये ईशान था, ये सच में वही था। उसने मायरा को दोबारा कॉल किया। मायरा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो नर्क से वापस आ गई हो। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत सच में अच्छी है। उसने धीरे से कहा, मिस्टर कपूर, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। एक पल के लिए ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। मायरा नहीं जानती थी कि ईशान उसके लिए पुलिस स्टेशन आएगा भी या नहीं। मैं अभी वहां पहुंचता हूँ, इतना कहकर ईशान ने कॉल कट कर दिया। मायरा के लिए ये सब कुछ सपने जैसा था। क्या उसने सच में ऐसा कहा कि वो पुलिस स्टेशन आएगा? शायद अकेले रहने की वजह से मायरा ने दूसरों से मदद की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये पहली बार था जब उसने किसी से मदद मांगी हो। ईशान ने तब मायरा को कॉल किया जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। जब ईशान इंटरोगेशन रूम के दरवाजे पर आया तो मायरा के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं था। उसने देखा कि मायरा की पूरी बॉडी पर घाव है। हंटर की मार से उसके कपड़े फट चुके थे। उसकी बॉडी पर खून के निशान थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर सूजन थी। इस समय मायरा कितना भी एम्बैरेस्ड फील कर रही हो, लेकिन ईशान को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। जब ईशान ने मायरा की यह हालत देखी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मायरा ईशान को देख रही थी। उसने सूट पहना हुआ था और वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। इस समय उन दोनों की हालत एक दूसरे से बहुत अलग थी। ईशान मायरा के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मायरा ने ईशान का हाथ देखा और अपना हाथ ईशान के हाथ में रख दिया। मायरा बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ईशान के बड़े से हाथों में गर्माहट थी। मायरा ईशान का हाथ पकड़कर खुद को सेफ महसूस करने लगी। ईशान मायरा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे बाहर ले जाने लगा। मायरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे पहले कभी भी इस तरह से किसी ने ट्रीट नहीं किया था। तभी एक पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं? ईशान ने अपनी भारी आवाज में कहा। एक पुलिस वाला जल्दी से ईशान के पास आया। वो ईशान को देखकर सरप्राइज था। वो और कोई नहीं, कमिश्नरेट ऑफ पुलिस अशोक था।
वो अभी अभी किसी काम से लौटा था। जब उसने ईशान को गुस्से में देखा तो घबराते हुए कहा, प्लीज 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 आप मेरे ऑफिस में आइए। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, ईशान ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। अशोक सर, क्या यह आपने किया है? जब अशोक ने खून से लथपथ मायरा को देखा तो उसे मनी मन बहुत बुरा लगने लगा। मुंबई शहर में रहकर वो ईशान से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। अगर कोई ईशान को गुस्सा दिलाएगा तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। तुम दोनों अपनी गन्स अनलोड करो और इस इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंड करो, अशोक ने तुरंत गुस्से में ऑर्डर दिए। पुलिस वालों ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, सर इसने साइन कर दिए, ये केस बंद हो सकता है इसकी पावर की वजह से, लेकिन आप हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने से रोक नहीं सकते। तुम्हें कुछ नहीं पता। अशोक को अपनी नौकरी की फिक्र थी। उसने जल्दी से मायरा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। मायरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे घूरने लगी। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग सुनाई। आज मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे बस सच सुनना है। क्या मुझे प्रोस्टिट्यूशन में फंसाने के लिए आदित्य भी तुम्हारे साथ है? तो क्या? जल्दी से साइन करो, हमें अभी नाश्ता भी करना है। ठीक है, मैं साइन कर रही हूँ। बहुत अच्छे। तुम अब भी हमारी हिरासत में हो और तुम्हें फैसले का इंतजार करना होगा। पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसका मतलब कॉल करने वाली बात झूठी थी? तुमने फोन इसलिए मांगा था ताकि तुम सबूत रिकॉर्ड कर सको? दोनों पुलिस वाले दंग रह गए। ये लड़की बहुत चालाक है। वो कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। मायरा ये जानती थी कि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे सबूत की जरूरत पड़ेगी। तभी दरवाजे पर अचानक एक लंबा और रौबदार आदमी आया। वो ईशान के पास आया और कहा, ईशान मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। मैं कार्तिक? अशोक को लगा जैसे अब वो किसी दलदल में फंसता जा रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेयर कार्तिक वर्मा खुद यहाँ आया है। ईशान ने कार्तिक की बात मानी और मायरा से कहा, क्या तुम चल सकती हो? मायरा दंग थी। उसे समझ आ गया था कि ईशान उसके घाव के बारे में पूछ रहा है। इससे पहले मायरा कुछ बोलती, ईशान ने उसे मेयर के सामने ही अपनी गोद में उठा लिया। ईशान के बिहेवियर से सबको पता चल रहा था कि जो भी मायरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे पहले ईशान का सामना करना होगा। कार्तिक ने तुरंत ऑर्डर किया, अशोक को कमिश्नर की पोस्ट से हटाया जाता है, दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है और अब ये दोनों कभी भी कोई जॉब नहीं कर सकेंगे। अब वो हिरासत में है और इन दोनों पर मुकदमा चलाया जाएगा। ईशान मायरा को पुलिस स्टेशन से बाहर ले आया। मायरा घबराई हुई थी और उसकी धड़कनें तेज थी। वो ईशान के सीने से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। ईशान ने मायरा को अपनी लग्जरी कार में बैठाया और उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। यह हॉस्पिटल शहर की दूसरी तरफ था और सबसे महंगे हॉस्पिटल्स में से एक था। डॉक्टर पूनम ने मायरा का चेकअप किया। मिस मायरा प्लीज अपने कपड़े उतारिए। मायरा ने अपना कोट सूट उतारा। जब वो अपनी शर्ट के बटन खोल रही थी तब उसे महसूस हुआ कि पीछे से उसे कोई घूर रहा है। मायरा नीचे देखने लगी। उसने आज तक कभी भी होश में किसी लड़के के सामने अपने कपड़े नहीं उतारे थे। ईशान ने मायरा को जेल जाने से बचाया था और इलाज के लिए उसे इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आया। सच में ईशान का मायरा पर बहुत बड़ा एहसान था, पर इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो उसकी बॉडी को यूं लगातार घूरता रहेगा। मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। ईशान समझ गया कि मायरा उसके सामने शर्ट उतारने से हिचकिचा रही थी, इसलिए उसने अजीब तरीके से ये बात कही। ईशान के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो उतनी ही चोट उन लोगों को पहुंचाना चाहता था जिन्होंने मायरा की ये हालत की थी। मायरा की उंगलियां कांप रही थी। उसने अपना सिर झुकाया और एक एक करके शर्ट के बटन्स खोले। उसकी वाइट शर्ट खून से लथपथ थी और वो मायरा की स्किन से चिपक गई थी। मायरा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से उस शर्ट को उतारा, पर फिर भी मायरा ने चूं तक नहीं की। उसके चेस्ट पर हंटर के लाल निशान पड़ गए थे। कई जगह तो काले धब्बे भी थे। ईशान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। सच में मायरा कितनी स्ट्रांग है जो इतने दर्द में भी उसने खुद को रोने से रोके रखा है। तब तक डॉक्टर पूनम ने धीरे से मायरा को कहा,
अपनी ब्रा भी उतारो ताकि मैं तुम्हारे घाव को साफ कर पाऊं। मायरा के चेहरे पर नर्वसनेस छा गई। उसने अपने हाथ पीछे करके ब्रा का लॉक खोलना चाहा, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कर नहीं पाई। लाओ मैं कर देती हूँ। डॉक्टर पूनम ने लॉक खोला और मायरा को बेड पर लेटने को कहा। मायरा जैसे ही लेटी उसे एहसास हुआ कि ईशान वहां से जा चुका था। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। ईशान के होने से न जाने क्यों पर मायरा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। डॉक्टर पूनम ने मायरा के घाव पर क्रीम लगाई और पट्टी की। घाव को पानी में गीले होने से बचाना है और रोज यहाँ आकर ड्रेसिंग करवानी है। अगर थोड़ी सी भी बेचैनी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिल लेना। और ये लो आइस पैक, इसे चेहरे पर लगा कर रखना, तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू। मायरा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर के जाने के बाद मायरा ने अपने चेहरे पर आइस पैक रखा और हल्का सा दर्द कम होते ही न जाने कब उसकी आंख लग गई। नींद में उसने किसी को बात करते हुए सुना। ये ईशान की आवाज थी। वो गुस्से में किसी से कह रहा था, कार्तिक तुम उन कमीनों को सबक सिखा कर रहना, वो आसानी से बचने नहीं चाहिए। जब ईशान कमरे में आया तब मायरा सो रही थी। ईशान खड़ा होकर उसे सोते हुए देख रहा था। नींद में भी मायरा की बॉडी कांप रही थी। ईशान का गुस्सा तब बढ़ा जब मायरा का ब्लैंकेट थोड़ा खिसक गया और उसके कंधे पर हंटर से बने निशान दिखने लगे। ईशान की आवाज से मायरा की नींद खुल गई, उठकर बैठ गई। उसको ध्यान में ही नहीं रहा कि कब उसकी बॉडी से ब्लैंकेट पूरा हट गया। मायरा के चेस्ट पर नजर जाते ही ईशान की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पहले भी कई सारी मॉडल्स का इंटरव्यू लिया था, पर मायरा का चेस्ट साइज उनमें सबसे परफेक्ट था। ये बात तो कोई टाल नहीं सकता है कि मायरा कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। जब मायरा ने ईशान को यूं घूरते हुए देखा तब जाकर उसे ध्यान आया और उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि ईशान की तरफ देखने की उसकी हिम्मत तक नहीं हुई। फिर मायरा की नजर साइड में चेयर पर रखे कपड़ों पर गई। उसने तुरंत उन्हें पहन लिया। वो कपड़े काफी ढीले और सॉफ्ट मटेरियल के थे, जिनके टच होने से मायरा की चोट में जलन नहीं हो रही थी। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलती हूँ, मायरा ने लो वॉइस में कहा। ईशान हैरान हो गया। इस लड़की को इतनी बुरी तरह से चोट लगी है और ये काम पर जाने की बात कह रही है। मुझे नहीं पता था कि मिस मायरा काम को लेकर इतनी डेडिकेटेड है। ईशान के चेहरे पर बने एक्सप्रेशन से ये बता पाना मुश्किल था कि वो मायरा को ताना मार रहा था या उसकी तारीफ कर रहा था। अब उसे क्या पता था कि मायरा के 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें उसे पाल पोस कर बड़ा करना है, और सिंगल मदर होने की वजह से उसे औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए, मायरा ने ईशान की तरफ देखकर कहा। मायरा का चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। ईशान आगे बढ़ा। उसकी हाइट ही ऐसी थी कि मायरा जैसी लड़की उसके सामने खुद को कॉन्फिडेंट फील ना कर पाए। ईशान ने अजीब सी टोन में कहा, तुम मेरे साथ सिविल कोर्ट चलो। ईशान के मुंह से ये बात दोबारा सुनकर मायरा हैरान थी, पर इस बार वो अच्छे से जानती थी कि ईशान मजाक करने के मूड में नहीं था। अगर उसने ईशान का ऑफर ठुकरा दिया तो क्या वो पत्थर दिल नजर आएगी?